पे बेचारी अब कह रही है कि हम ठीक है। हाँ, हम तो बोलबो नहीं किए, बिना दवाई ये ठीक हो गए बेचारी। ऊपर वाला हमको बही नहीं दिया, घर में रहते तो पगला देते उसको। सही, आप लोग को एक एक घंटा में दिमाग नोच देते हैं, हम नहीं नोच देते हैं। क्या बोली, आगे बढ़े। इससे पहले की क्लास में हम आपको डिमांड के बारे में पढ़ा रहे थे। देखिए, माइक्रो इकोनॉमी जो चैप्टर है उससे एक दो सवाल आते हैं, मतलब मैक्सिमम समझिए दो, बट उससे दोनों का दोनों छूट जाता है, दोनों छूट जाता है। माइक्रो इकोनॉमी, मांग, कुंजीकर, प्रतिच्छेद, फलन, तो उपयोगिता, तो ये सब दुनिया भर का पूछ देता है। मांग के बारे में पढ़ाए थे, तो सबसे पहला हमने क्या बताया था, मांग क्या होता है। तो प्रभावपूर्ण इच्छा को हम क्या कहते हैं, मांग। केवल इच्छा रहेगी तो मांग नहीं होगी। जैसे लड़का लोग, आप लोग को ब्याह करना है, ये आपका इच्छा है, लेकिन ये प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं है। जैसे नौकरी लग जाएगा वो इच्छा हो जाएगी प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो मांग हो गया डिमांड, ये तो स्वतंत्र मांग हो गया। यहाँ पर आपकी प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। मांग के बाद हम आपको क्या बताए थे बाबू, दूसरा मांग। हाँ वही मांग कहिए या स्वतंत्र मांग कहिए, बात बराबर ही है। मांग या व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग ये हमारी वस्तु को और बेहतर बनाने के लिए होता है, वस्तु को और बेहतर। व्युत्पन्न, जैसे कोई सूट बूट पहन लिया, यहां पर क्या हो गया, आवाज या टीवी में प्रॉब्लम, टीवी पीछे कोई दिक्कत हो गया। देखो जी, देखो टीवी में क्या दिक्कत हो गया। आगे बढ़े। हाँ अल्लाह नहीं करो, हो गया होगा कभी कभी, बाय डिफॉल्ट चीजें हैं सब, कभी हो जाता है गड़बड़। तो वे उत्पन्न मांग बढ़ाए थे, टाई लगा देना क्या है, वे उत्पन्न मांग। सूट बूट पहन लिए तो क्या लगा दिया, टाई लगा। अब तीसरा पता, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग ये एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। ज्वाइंट डिमांड एक दूसरे के बिना क्या होता है, अधूरा। कार और पेट्रोल, मोबाइल और सिम कार्ड, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और दाल के साथ चावल, दूल्हा दुल्हन, सब क्या है सर। वे उत्पन्न मांग तो अलग चीज हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो यहां तक पढ़ा दिए थे। ऑनलाइन वालों को आवाज बढ़िया जा रहा है, ठीक है बाबू। पिछवा थोड़ा गड़बड़ा गया होगा, पता नहीं क्या, नहीं तो स्विच से ऑन कर दो। नहीं हो रहा है तो ये इकोनॉमिक्स में आपको कैंची को, बायोलॉजी की तरह फिगर थोड़े बना रहे हैं कि आप लोग को बहुत ज्यादा इसकी दिक्कत होगी। क्या बमनी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड की है, हिंदी मीडियम। अब तो डरे सीबीएसई वाला बोलबो नहीं करता है कि सीबीएसई बोर्ड, सच में हिंदी मीडियम की हो। हाँ, तो सीबीएसई वाला सब एकदम डराई लेना, पहले चौड़ में चलता था सब। हाँ ईंट के चलता था, सीबीएसई बोर्ड के हैं, ईंट दिए हमें। चौथा नंबर पढ़ाना है आपको। हाँ, प्रतिच्छेद मांग, अंग्रेजी में कहेंगे क्रॉस डिमांड। क्या कहेंगे, क्रॉस डिमांड। देखिए हम ये तीनों कल हम आपको पढ़ा दिए, क्या इन तीनों में किसी प्रकार का आपको दिक्कत है। हाँ चलिए, तो हम देखते हैं कौन सा मांग, प्रतिच्छेद मांग। जब एक कभी भी बाजार में समरूप वस्तु रहेगी, क्या रहेगी, समरूप। सम मतलब बराबर, रूप मतलब मिलता जुलता। जब कभी भी बराबर मिलता जुलता वस्तु रहेगा तो हम लोग कभी इस वस्तु पे तो कभी उस वस्तु पे शिफ्ट होंगे। तो ऐसे मांग को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद मांग। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद, क्रॉस डिमांड कहेंगे। जैसे चाय और कॉफी, चाय और
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेप्सी और कोको कोला, पेप्सी और कोको। अगर कोको कोला बहुत महंगा हो गया तो हम लोग क्या पी लेंगे? पेप्सी, पेप्सी पी लेंगे। मैंगो फ्रूटी और माजा, दोनों का टेस्ट एक ही है, अंतर क्या है? दोनों तो सेम ही है। अरे टेस्ट भी है। माजा, माजा का टेस्ट चेंज होता है। टीचिंग में आने का सबसे बड़ा खराबी जानते हो? हमको ठंडा पानी पिए जमाना हो गया है। ठंडा जो है ना, गर्मी के दिन में ना ठंडा पानी देख के लालच लगता है। जहां ठंडा पानी पिएंगे ना, गला इतना सेंसिटिव हो गया रहता है, तुरंत बैठ जाएगा। तो हम सोचे कि हम ट्राई करें माजा पी के, फिर कहेंगे ना अब गटे ये बैठ जाएगा, गरम करके पी ले उसको। बकलोल बात, तुम लोग ज्यादा हल्ला नहीं करो। तो प्रतिच्छेद मांग किसमें उत्पन्न होता है? समरूप वस्तु, समरूप वस्तु में। प्रतिच्छेद मांग जब भी उत्पन्न होगा किसमें होगा? समरूप वस्तु में। सबसे करीबी समरूप वस्तु फेमस में चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब जैसे देखिए, हमें पता है कि जो मांग होता है वो मूल्य का फलन होता है, यानी मांग को सबसे ज्यादा चेंज कोई कर सकता है तब मूल्य। अगर हम प्राइस कम करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन यहां ये चीज नियम वहां नहीं लग पाता है। जैसे देखिए, चाय है, भारत में अमूमन लोग चाय पीना पसंद करते हैं। क्या पीते हैं? चाय। तो ज्यादातर लोग चाय पसंद करते हैं, ठीक है। और एक हो गया कॉफी। कॉफी हमारे यहाँ लोग कम पसंद करते हैं पीना अमूमन यहाँ पर, जबकि ज्यादा ठीक कॉफी होना चाहिए। यहाँ पर पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ कॉफी लोग बारात में पीते हैं, भोज खाने से पहले बार रख देगा, एगो रख देगा वहां पे, झाग बना के देगा, इतनी सा कॉफी रहेगा, इतना ऊपर झाग रहेगा, 2 बार सुड़केगा, झाग जाएगा, झाग जाएगा, और दम लगा के सुड़क दिया तो थुथुर जल जाएगा, हो गया काम खत्म। अब अगले 3 दिन तक मुंह दाग लिया है। अब उस आदमी को 5 रुपया का कॉफी पिला के 50 रुपया का खाना बचा लिया जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर खाना खाने के बाद पीना लोग, तुम लोग कॉफी। जब भी कहीं जाना तो क्या करना है? खाना खा लेना, उसके बाद कॉफी पीना। तो हमारे यहाँ कोई, अब ये बताओ, हमारे यहाँ कॉफी का डिमांड बढ़ा है? नहीं। अब एक चीज गौर कीजिएगा, अगर हम चाय की प्राइस को बढ़ा दें और कह दें कि कल से चाय 50 रुपया कप मिलेगा, जो अभी हम लोग कप होटल में तो गिलास में देता है शीशा का, और गमला ऐसा रहता है, नीचे एकदम पातर हो जाता है गिलास, ताकि कम अटे, वही वाला ना, कम अटना। हमारे यहाँ बेरोजगारी का आलम ये एक ओकरों में हाफ पीता है, हाफ, उसमें अभी क्या कर देता हाफ। हम लोग भी हाफे पी देते थे लोग यहाँ अपने टाइम पे। जब पैसा वैसा नहीं रहता है ना आदमी के पास, तो खाए पियो के बड़ी मन करता है पता नहीं क्या है। तो अगर आप चाय का प्राइस बढ़ा देंगे, हम क्या कॉफी के साथ कोई बदलाव किए हैं? कोई बदलाव किए हैं? देखिएगा लोग चाय छोड़ देंगे, किस पे चल जाएंगे? कॉफी पे। कॉफी का डिमांड यानी कॉफी का मांग बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मांग। कौन पिएगा भैया 50 रुपया कप चाय? नहीं पिएगा। देखिए, कॉफी एक अलग वस्तु थी, कॉफी एक अलग वस्तु थी जिसके प्राइस के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए थे, लेकिन हमने बदला किसको? हाँ, चाय को। अब मांग बढ़ गई किसकी? कॉफी। यानी इधर की है उधर असर दिख गया। आप में से 2 तरह का कलम यूज करते होंगे, एक होगा डॉट पेन, सदाबहार, कबो नहीं रुकने वाला, और एक होगा नखरा पेन, सीबीएसई वालों के लिए जेल पेन, बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो आप में से महंगा कौन आता है? जेल, जेल पेन महंगा आता है। आप में से हाथ उठाइए लोग जो जेल पेन को यूज करते हैं। कोनो नहीं है सब? चलिए तो हम अब यहां समझते हैं। एक हो गया जेल पेन और एक हो गया कौन सा होता है? डॉट पेन। बताइए, इस
हाँ, बॉल पेन बोलते हैं उसको, हम लोग डॉट बोलते थे, आप लोग बॉल बोलते हैं। बॉल पेन क्या बोलते हैं? बॉल पेन। भाई हम लोग सब नामों चेंज हो गया जी, हम लोग उसको डॉट पेन बोलते थे। अब देखिए, क्लास में 10% विद्यार्थी है जेल पेन यूज करने वाला। कितना परसेंट? 10%। और 90% है बॉल पेन यूज करने वाला। बताओ बाबू, बॉल पेन कितने का आता है? 5 रुपया। अरे नॉर्मल 5 रुपए का, एवरेज 5 रुपया। डॉट जेल 10 रुपया आता है। कितने का आता है? 10 रुपये। ठीक है, अभी बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। हम जेल पेन के साथ कोई चेंजिंग नहीं करते, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तु है। जो ये काम कर सकती है वही ये काम कर सकती है, इसीलिए उसे समरूप वस्तु कहा जाता है। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो जेल पे बॉल पेन है ना, इसको हम 150 रुपया कर देते हैं। बताइए किस पेन की बिक्री बढ़ जाएगी? जेल पेन की बिक्री बढ़े, जबकि इकोनॉमिक्स कहता है कि बिक्री बढ़ाने के लिए आपको प्राइस घटाना पड़ेगा। उसका प्राइस नहीं घटा है, उसका प्राइस वैसे ही है। तो जब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद मांग। प्रतिच्छेद मांग डायरेक्ट डिमांड नहीं है, दूसरे चीज के कारण इसका क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया। उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद मांग। किसी को दिक्कत? समरूप वस्तु समझ में आ रहा है? क्या होता है समरूप वस्तु? एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तु क्या कहलाती है? समरूप। समरूप वस्तु दूसरे वस्तु को स्थानांतरित कर देती है, हटा सकती है समरूप वस्तु। समझ में आ गया? समरूप वस्तु का होना जरूरी है, नहीं तो जब बाजार पढ़ाएंगे आपको तो बाजार में एक चीज होता है मोनोपोली। बाजार में क्रिएट हो जाएगा मोनोपोली कि बस वही एगो ये है। जैसे बाजार में फेविक्विक का एगो मोनोपोली है, कोनो चीज को एकदम कचकचा के सटाना है तो आपके पास फेविक्विक के अलावे किसी का ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोनो भोथर चीज चिपकाना है बड़ तो फेविकोल। दोनों एक को कहना है, कंपनियां तो एक। छोट मोट चीज सटाना है तो फेविक्विक, अब बड़का कुछ सटाना है तो फेविकोल। उसकी क्या है? मोनोपोली है। तो फेविकोल में तो मोनोपोली खत्म भी है बहुत हद तक, लेकिन फेविक्विक में उसकी क्या है? मोनोपोली है। तो किसी को दिक्कत प्रतिच्छेद मांग समझने में? हो गया प्रतिच्छेद मांग? समरूप वस्तु समझ में आ रही है? सेम वर्क के लिए जो काम आता है प्रतिच्छेद वस्तु, समरूप वस्तु कहलाता है। समरूप वस्तु जहां रहेगी तो प्राइस ज्यादा रहेगा या कम? समरूप वस्तुओं के होने से प्राइस की मात्रा बढ़ती है या घट जाती है? हाँ, हमेशा घट जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि समरूप वस्तु आपको ऑप्शन दे देता है कि ये ज्यादा तो ये। समरूप वस्तु जब भी रहेगी तो प्राइस घट जाएगा। मंडी में हमेशा समरूप वस्तुओं की अधिकता होती है। आप जाएंगे हाट पे सब्जी खरीदने, यहाँ कोचिंग के बगल में, ऑनलाइन वालों को पता ही नहीं चलता मुसल्लापुर हाट कौन सी है। कोचिंग वहां से 10 उधर जाएंगे ना, 10 कदम मान लीजिए, हालांकि 10 कदम तो नहीं है, 100 मीटर की दूरी है। यहां से 100-150 मीटर की दूरी पर एक पटना का सबसे बड़ा सब्जी का मार्केट है, मुसल्लापुर हाट कहा जाता है बाजार। वहां सब्जी का एकदम समरूप वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, हर टाइप का सामान मिलेगा आपको सब्जी में। इस दुकानदार का नहीं पसंद है तो दूसरे दुकानदार का। एगो मटर कहेगा, तू कहेगा वो विदेशी मटर है, लीजिए नेपाल ली। हाँ, ऐसे बोलता है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? समरूप वस्तु समझ में आ गया? चलिए अब आगे बताइए, समरूप वस्तु की बात क्या है? लागत, कॉस्ट। लागत या कॉस्ट। किसी को बताइए मांग में कोई दिक्कत? मांग में कोई दिक्कत नहीं ना। अब वस्तु एक अलग टॉपिक है, अगला चैप्टर है गुड्स एंड वस्तु, उसमें हम लोग देखेंगे। तो अभी मांग में किसी को कोई दिक्कत नहीं। इच्छा मांग होती है, प्रभावपूर्ण इच्छा। मांग को प्रभावित करने वाले कारक बता दिए। कमाएंगे तो मांग बढ़ जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगा, आय बढ़ेगी तो फैशन चेंज होगा तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे आजकल देखिए ना, बाल कटाने के लिए सब मुर्गा बन जा रहा है, सकला का बूम बूम।
लड़कों से सकला का बूम बूम बन जा रहे हैं। हाँ वो बनवाया है नहीं, वो कहाँ बनवाया, वो तो हाथ पे वो पीढ़ा लेके बैठल रहते हैं, वहां बनवाया। वो कटोरा कट, एगो कटोरा रख दिया जाता है, बाकी जितना बाल दिखता है उसको उड़ा दिया जाता है। हाँ ठीक है, तुम कटोरे लायक ठीक हो, कटोरा कट सही है। तुम आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं लागत। क्या देखते हैं? लागत, कॉस्ट। लागत अंग्रेजी में कॉस्ट। देखिए नॉर्मल चीज तो आप समझते हैं, किसी चीज के उत्पादन में लगाई गई धनराशि क्या कहलाती है? लागत कहलाती। एक होती है औसत लागत, जो किसी भी चीज में लगाने के लिए एवरेज लगाया जाता है। औसत नहीं, मोटा मोटी बोलते हैं लोग, बताओ कितना खर्चा आएगा, तो वो क्या हो गया? औसत। कुल लागत, किसी चीज के उत्पादन में किया गया मैक्सिमम व्यय को क्या कहेंगे? कुल लागत। ये सब चीजें से अब उतना मतलब नहीं है, मेन लागत पे हम आगे आते हैं। तो आपको ही पता है कुल लागत क्या होता है और औसत लागत क्या होता है, नहीं पता है? जैसे आप लोग घर से आते होंगे तो पिताजी पूछते होंगे कि मोटा मोटी औसत कितना खर्चा पटना का आता है? 5 से 6 हजार ज्यादा हो गया, हॉस्टल वालों का ज्यादा। खाना में आप लोग का कितना खर्चा हो जाता है खाना बनाने में? 1500 से 2000, 3000 का कौन खाना खाता है जी? तब वो उतना वैसे धसल है जाए दादा। ऊब नहीं बोलती 5000 का खाए तो समझो में आता। अभी कहेगी कि हम 5000 का खाए हैं। आगे बढ़े, चलिए देखिए लागत में हम लोग समझते हैं सबसे पहला सीमांत लागत। कौन सा? सीमांत लागत। अंग्रेजी में क्या कहेंगे बाबू? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। किसी वस्तु के उत्पादन में जो न्यूनतम खर्च किया जाता है ना, क्या किया जाता है? न्यूनतम खर्च, उसे क्या कहेंगे? सीमांत लागत। यदि सीमांत लागत से कम अगर हो गया ना तो किसी चीज का उत्पादन ही नहीं होगा। अगर कोई ना चीज एकदम मिनिमम क्वालिटी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ पर? जैसे आप किसी चीज का उत्पादन, जैसे घर बनाना है तो आप कहेंगे ना कि कितना में है, तो कहेंगे ना बहुत महंगा है, थोड़ा और कम करिए, तो देखेगा कि मोटा पिलर के जगह नॉर्मल पिलर दे देगा ताकि बिल्डिंग ठीक ठाक रहे, भले भूकंप में चल जाए लेकिन बन जाए। जैसे ये वाला जो बिल्डिंग बन रहा है, आपको लग रहा है भूकंप में गिर जाएगा? वो उस पूरा का पूरा भूकंप रोधी है। वो इधर से जो भी है ये सब का सब भूकंप रोधी है। 3 तल्ला इतना तो अंदर चल गया है वो। उसका 20 फीट नीचे, एक तो इतना चौड़ा चौड़ा नींव है और उसके नीचे 20 फीट की पाइलिंग है, कभी नहीं गिरेगा वो। और गिर गया तो पटना में कुछ नहीं बचेगा। अगर वो गिर गया ना तो फिर पटना में कुछ नहीं बचेगा, फिर आने वाली पीढ़ी पड़ेगी। मुसल्लापुर हाट की खुदाई में एक विशाल क्लासरूम मिला है, मुसल्लापुर हाट की सभ्यता। तो हम लोग क्या चल जाएंगे लोग पाषाण काल में अलग। सीमांत लागत समझ में आ रहा है? आप सब लोग अपना जीवन जिएगा किस पे? मिनिमम खर्च क्या हो जाएगा? सीमांत लागत। किसी को दिक्कत? एकदम मिनिमम क्या कहलाएगा? सीमांत लागत। आगे बढ़े, सीमांत समझ में आ गया। लेकिन कोई भी चीज का उत्पादन होता है औसत लागत पर, एवरेज कॉस्ट पर। किसमें? एवरेज कॉस्ट पर। तो एवरेज कॉस्ट सबको पता रहता है, लेकिन एक होता है अवसर लागत। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर का मतलब होता है मौका मिला है, मौका मिला है। अवसर लागत क्या चीज होता है? जब एक के बिजनेस से कुछ पैसा निकाल के दूसरा बिजनेस चालू कर देते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? अवसर लागत। क्या कहेंगे? अवसर लागत। समझ में आ गया क्या चीज हो गया अवसर लागत? आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, उसमें से हम कुछ पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इतना ना काट ले कि वो बिजनेस से खत्म हो जाए। तो तनी मनी निकालना है, जोरन भर का। किसी बिजनेस से निकाली गई वह धनराशि जो दूसरे बिजनेस को खड़ा कर सके क्या कहलाती है? अवसर।
अवसर लागत में दो चीजों का ध्यान देना होता है कि जिससे आप पैसे निकाल रहे हैं वो डूबना नहीं चाहिए, और जिसमें पैसा लगा रहे हैं वो सूखना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? यानी जो नए बिजनेस है उसके सीमांत लागत से ज्यादा हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस कम से कम कितना चाहिए? सीमांत। मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी? सीमांत। मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक से पैसा निकाल के दूसरे में लगा देना। एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत है? तो एक नई इकाई स्थापित करने के लिए जो लागत लगाई जाती है क्या कहलाता है? किसी चल रहे बिजनेस से निकाला गया वह धनराशि जिससे कि वह बिजनेस प्रभावित ना हो और एक नया उद्योग भी खड़ा हो जाए, उसी क्या कहेंगे? अवसर लागत। अच्छी चीज है या नहीं है? इकोनॉमी में सबसे बेस्ट क्या है? अवसर लागत। अगर अवसर लागत पे काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दिन दूनी रात चौगुनी इसी को कहा जाता है। इधर कमाइए, धकाधक एगो ब्रांच खोलिए। नहीं समझ में आ गया? अवसर लागत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अवसर लागत में इतना कभी नहीं निकाला जाता है कि पुरानका वाला क्या हो जाए? डूब जाए। पुराना वाला नहीं डूबना चाहिए, उसी क्या कहेंगे? अवसर लागत। कई बार देखते होंगे ना कि खाना बना ले 4 आदमी खाती, तले एगो दोस्त चलाया तो सब में से तनी तनी काट लिया जाता है, पता नहीं चलता है, और वो दे दिए तो खा ले इतने। वो कहेगा कि पेट नहीं भरा है तो को 4 को सुनियो लेगा, तो बिना बतैले आया क्या है? समझ में गया? अवसर लागत में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लाइव वाले में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप लोग में समझ में आ रहा है? नई इकाई स्थापित करने के लिए न्यूनतम खर्चा, सीमांत लागत। समझ में आ गया? बाकी कुल और औसत एवरेज लागत तो आप समझते होंगे। एवरेज लागत नहीं समझते हैं जी? आप इसे किसी भी चीज से पूछेगा एवरेज कितना खर्चा आ जाएगा, नहीं बता देंगे। मोटा मोटी देहात में बोला जाता है एवरेज को। अब कुछ ऐसे लागत होते हैं जो जो फिक्स रहता है। क्या होता है? फिक्स होता है, इसलिए उसे हम स्थिर लागत कहते हैं। क्या कहेंगे? स्थिर लागत। फिक्स रहेगा तो स्थिर लागत। स्थिर लागत, स्थिर लागत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे किराया, किराया एक फिक्स्ड है। किराया क्या है? फिक्स्ड। जैसे इस क्लासरूम का जो रेंट है, इस क्लासरूम का जो किराया है वो फिक्स है। हम क्लास ले या क्लास न ले, चाहे एक बैच पढ़ाएंगे तो रेंट उतना ही देना होगा, और 10 बैच पढ़ाएंगे तो रेंट उतना ही देना। सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक क्लास में क्लासेस चलते रहता है, झाड़ू लगाने का फुर्सत नहीं मिलता इसमें। तो ये लागत कौन सा लागत है? स्थिर लागत। क्या है? स्थिर लागत। स्थिर लागत जो आपके एम्प्लॉय होंगे, क्या होंगे? एम्प्लॉय, वो भी एक तरह का स्थिर लागत ही है आपका, क्योंकि आपका छुट्टी भी दे देंगे 2 दिन, तो ऐसा थोड़ी है कि एम्प्लॉय का 2 दिन का सैलरी काटेंगे यहाँ पर। तो किराया कौन सा हो गया? स्थिर लागत हो गया। क्या हो गया? स्थिर लागत। तो स्थिर लागत किसे कहा जाता है? कि वह लागत जो उत्पादन के बढ़ने से या उत्पादन के घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहेंगे? स्थिर लागत। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी बिजनेस के लिए स्थिर लागत का कम से कम रहना जरूरी है। कम से कम रहना जरूरी है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में क्या करेगा? सब स्थिर लागत बहुत बढ़ा देगा। क्या करेगा? बड़ा एरिया ले लेगा, फिर लोग यहाँ खाना खाएंगे, उधर कुछ पार्क बना देगा, गार्डन टाइप का कुछ बना देगा, ताकि लोगों खाने में, जो भी वीआईपी जगह है वहां पर। बड़ा होटल है, होटल के साथ साथ स्विमिंग पूल लगा देगा, उसमें एरिया और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 10 गो गाड़ी का पार्किंग के लिए अपनी जगह ले लेगा कि मेरे गेस्ट आएंगे तो इसमें रखेंगे। स्थिर लागत है। आपका ग्राहक आए या ना आए, वो लागत क्या हो गया? स्थिर हो गया। स्थिर लागत अगर ज्यादा है और बिजनेस रुका तो सबसे पहले डूबाएगा। कोरोना में जितना बिजनेस डूबा है उस सब का कारण था स्थिर लागत। समझ गया? जिस भी तो जिस भी उधर थी, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बतिया खाती एने से उन्हें चलाती है सब, केकरा से बतिया रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास हॉल का आप कितना रेंट देते हैं? मत जानो बाबू,
यहां रेंट पूछना है तो एक विद्यार्थी से पूछो वो छोटे से बेड का कितना रुपया देता है। हाँ, काफी कॉस्टली है यहाँ पे। हम लोग का एरिया के हिसाब से तो स्क्वायर फीट पे लिया जाता है। हाँ, स्क्वायर फीट पे होता है। एक विद्यार्थी जो बैठता है अमूमन 3 से 4 स्क्वायर फीट पे बैठता है। एक विद्यार्थी जो बैठता है ना वो 3 से 4 स्क्वायर फीट पे, 2 फीट ऐसे जगह लेता है। देखिए ये 1 फीट हो गया, ये 1 फीट हो गया, ये हो गया 2 फीट। ऐसे ही 2 फीट इधर जगह लेगा, 1 फीट हो गया। इतना में तो कोनो बैठ नहीं जाएगा, बैठ जाएगा फिर इतना में किताब रखेगा। तो एक विद्यार्थी इतना जगह लेता है, 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा। तो 2 फीट इधर हो गया और 2 फीट इधर हो गया, 2 दूनी 4। अब फीट गुड़े फीट, फीट का स्क्वायर, फीट गुड़े फीट, फीट का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर फीट, कितना जगह 4। एक विद्यार्थी कितना स्क्वायर फीट में बैठा 4। यहाँ अमूमन 40 रुपया 1 स्क्वायर फीट का लिया जाता है। एक विद्यार्थी कितना जगह ले रहा है, 40 रुपया 1 स्क्वायर फीट का रेंट है। और एक विद्यार्थी बैठता है कितना स्क्वायर फीट में, 4 स्क्वायर, 4 चौको 16। एक विद्यार्थी के बैठने का 160 रुपया लगता है। हाँ, अब आइडिया लगा लीजिए आप लोग का। आप जितना फीस देते हैं ना यहाँ पर, आप गुणा कर लीजिएगा एक आपका जितना दिन क्लास करिएगा उतना से। समझ में आ गया। हमको जानते हैं क्या लिए इतना विरोध झेलना पड़ता है, इसी सब के लिए। क्योंकि हमारा क्या है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, एकदम मार्जिनल पे चलते रहना। यहाँ पर कोई खर्चा वर्चा है नहीं हमरा। हाँ, हमरा कहाँ कौन चीज का खर्चा है, कहियो ना बढ़ने वाला है खर्चा हमरा। तो 160 रुपया सोचिए कितना आ रहा है। अब जहां बैठे हैं सोच रहे हैं, अब विद्यार्थी से गुणा कर दो, 5000 विद्यार्थी बैठा है अभी, 5000 विद्यार्थी बैठा है। अब सोचना तुमको साल भर बैठना है इसमें। इसमें बिजली बिल नहीं जोड़ा गया, 2 लाख रुपया बिजली बिल आता है यहाँ का। अब जो फीस देते हो एक बार सोच के देना। हम आप कहते गारंटी कहते हैं कि आप अपने खुद के भाई को इस फीस में नहीं पढ़ा पाइएगा, आप नहीं पढ़ा पाएंगे यहाँ पर। लेकिन हमको पता है कि भाई अगर हम लोग इस फीस को बढ़ाना चालू किए लोग ना, जहां हम लोग हटे ना, आप याद कीजिएगा ना, फीस आसमान छू जाएगा आपका। दिक्कत उन लोग को इसी बात से कि इतना बढ़िया क्वालिटी काहे नहीं फीसवा बढ़ाते हैं यहाँ पर। नहीं तो बाकी लोग 3-3, 4-4 महीना कोर्स का 10-10, 15-15 हजार रुपये लिया जाता है। और हमारे वो शिक्षक लोगों से हम कभी प्रेम से बोलते हैं ना, तो हमको वो लोग इनडायरेक्टली कहते हैं कि अच्छा तुमको बोले, रुको हम तुमको 4 गो सुनाएंगे। हम इनडायरेक्टली हमरा को कोसेंगे लोग। कौआ के सरपले गाय मरेगी जी। तो अभी रेंट बहुत महंगा है। कहाँ का? पटना का। एक से भयानक जानते हैं कहाँ है? दिल्ली। वहां यहाँ तो कितना रुपए स्क्वायर फीट है? 40 ना। वहां और ज्यादा है। वहां यहाँ एक विद्यार्थी बैठने का खर्चा कितना है? 160। वहां रेंट है अमूमन अगर मान के चलिए आपको 100 रुपया स्क्वायर फीट, तो वहां एक विद्यार्थी को बैठाने में कितना खर्चा है? 400। कितना? 400। समझ में गया? कुल पैसा उधर चल जाएगा। अरे टेंशन नहीं लो जी, अभी हम बहुत लंबा चलने वाले हैं। समझ में गया? बात हो गई है ऊपर। हाँ, ऊपर बात हो गई है। वो लोग बोला कि हमारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग शांति से खुश हैं। वो लोग क्या बोला? लोग वो लोग शांति से खुश है, मतलब नहीं समझा। अगर हम गए उस लोक में अशांति का जनक, समझा गया?
नरक में आदमी क्लास लेगा, स्वर्ग वाला आके क्लास करेगा। हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। और अगर आपको ऐसा उम्मीद है तो जितना जल्दी इस भ्रम से बाहर निकलिए। आप लोग भर गया जगह स्वर्ग में का, बस आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए कि नरक में बैठने का जगह मिले। ना ठेला ठेली नरक में हुआ तो आप कहिएगा जितना जनसंख्या है। तो हम लोग को भैया बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं है, बैठने का जगह मिल जाए, ना तो खड़े खड़े पीटेगा सब उसमें, नहीं समझा। नरक वाला यहाँ पे, स्वर्ग में काला लड़का जाएगा बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि आपको कुछ ना, ज्यादा भगवान को हमारी ओर मत दिखाया करो। अरे हम भगवान को बहुत कम याद करते हैं जी, सच में। अरे किसी दिन वो याद कर लिया दिक्कत हो जाएगा। किसी को बार बार फोन कीजिएगा, कैसे हैं कैसे, कहियो वो फोन करेगा, रूप फोन करते आप कैसे हैं, हम कहते ठीक है भाई आप सही रहिए, हम यहाँ समाज के काम में लगल रहते, ढेर हम नाम हम नहीं लेते हैं, दिक्कत हो जाता है। स्वामी विवेकानंद बहुत नाम लेते थे, कितना कम उम्र में वो याद कर लिए। राजीव दीक्षित जी बहुत नाम लेते थे, कितना जल्दी याद कर लिए। हम लोग याद करते हैं, कहेगा दो आदमी ठीक नहीं है, कब वो पलट के देखता है हम लोग को। आगे बढ़े, स्थिर लागत समझ में आ गया। किराया क्या है? स्थिर लागत। स्थिर लागत हमेशा क्या रहना चाहिए? कम। इसीलिए देखिएगा हमारा फीस सस्ता क्यों है, क्योंकि जितने कोचिंग्स वगैरह हैं, अगर ऐसा एरिया है तो ये सब का सब कोचिंग उनका क्या है? स्थिर लागत है। अब उसका वो यूज कहां करते हैं? यहाँ बेंच लगा लगा क्या करते हैं? यूज करेंगे। बेंच लगा लगा क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ में गया? हमारा देखिए बेंच पे तो विद्यार्थी बैठले रहता है, 200-300 विद्यार्थी हर क्लास में यहाँ खड़ा रहेगा, कुछ जमीन पे बैठल रहेगा, कोई कुछ। स्थिर लागत को पाई पाई सधा देते हैं। आप सब लोग देखिए, कहीं जगह खाली हो तो बता दीजिए बाबू। हाँ कहीं नहीं, और निकलेंगे तो किधर से? उतना तो छोड़ दो बकलवा की रस्सी से लटक के बाहर जाएंगे। और यहाँ 4 को विद्यार्थी बैठने का जगह इसलिए तुम लोग को नहीं बैठाते हैं कि तुम लोग नहाता होता कम है, गमक के बेहोश कर देगा शीशे का बमनी कर देगा से कि नहीं यहाँ पे। और उसके बाद में ग्रुप में बैठल रहता है सब। ग्रुप में दिक्कत क्या है? सतरंगा महकता है सब। मतलब एक रंग का महके तो आदमी धीरे से बेहोश हो जाए। इसे सतरंगा बेहोश होगा। अगला परिवर्ती लागत। कौन सा लागत? परिवर्ती लागत। कौन सा लागत बाबू? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वह ऐसा लागत जो उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, उत्पादन घटेगा तो घट जाएगा। जैसे कच्चा माल, बिजली बिल, बिजली ये सब बढ़ जाएगा। जैसे कोई समोसे की दुकान है, समोसे का दुकान खुले ना खुले, ग्राहक आए ना आए, उसको अपना किराया देना है, फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन अगर समोसे की दुकान पे 5000 कस्टमर चले गए, कितने चले गए? 5000 कस्टमर चले गए, तो सोचिए वेरिएबल कॉस्ट, उसको आलू खरीदना पड़ेगा, बेसन खरीदना पड़ेगा। बेसन पड़ता है कि नहीं? समोसा नहीं है तो कपड़वा कौन सी कराता है? मैदा। हाँ कपड़वा मैदा कराता है जी। ओह समोसा मैदा ही रहता है, बेसन नहीं रहता है जी। मैदा रहेगा, बेसन रहेगा भड़क जाएगा। वो बेसन मजबूत नहीं होता है, उसका ढलैया कमजोर होता है बेसन का। पापड़ ओपड़ रहेगा बेस, ये सब चीज। हाँ यहाँ पे उसका ढलैया कमजोर होता है। तो कच्चा माल समझ में आ गया। बिजली बिल जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे, बिजली बिल, जैसे क्लास अगर क्लास चल रहा है पूरा बिजली बिल आएगा, पंखा चल रहा है, लाइट, ये सब जितनी चीजें चल रही हैं, लेकिन किराया भी आते रहेगा। छुट्टी हो गया सपोज कीजिए, किराया आते रहेगा, बिजली बिल बंद हो जाएगा। जैसे आप लोग का पीडीएफ हो गया, बहुत सारा समस्या रहता है यहाँ पर। संस्था का पर डे का 10,000 का मेडिकल कॉस्ट है, पर डे
10,000 रुपया विद्यार्थियों के मेडिकल ट्रीटमेंट में जाता है। कोई ना कोई बेहोश होते रहेगा। एक बार डॉक्टर विजिट पे आएंगे, हॉस्पिटल छोड़ के 1,000 रुपए लेंगे। कोई भी डॉक्टर आएगा, मिनिमम आपको क्या लगता है, आप वहां जाते हैं तो 500 रुपया का पर्ची कटता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? वो हॉस्पिटल छोड़ के यहां आ रहे हैं लोग उसके लिए। तो एक बार अगर डॉक्टर विजिट पे आएगा तो कम से कम 1,000 तो उसका फीस हो गया। अब वो इंजेक्शन देगा, दवा देगा, खाना पीना क्या करेगा, उसके बाद से वो लड़की बड़ी बेहोश होती है सब, उसके बाद वो चल नहीं पाएगी तो उसके लिए गाड़ी लाओ, कहाँ रूम है तो जा, हुआ तो गाड़ियों को छोड़े, तबीयत खराब हो गया यहाँ पे, तो इतना तो उसका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। किस में जाएगा? वेरिएबल। क्लास बंद, कोई बेहोश होगी? हाँ, कोई नहीं बेहोश होगी। अरे क्लास में रहे तब तो बेहोश होगा कोई। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा कोई भी बिजनेस किस पे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो गया तो याद रखिएगा, कंपनी अगर 6 महीने रिसेशन में चली गई या घाटा में चली गई, कंपनी बंद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम है तो बोलिए, आगे बढ़े। और क्या बोलते हैं, एगो लड़की बोरिंग रोड सेंटर पे बेहोश हुई, ठीक है? तो बेहोश होने के बाद अमूमन कुछ मीठा खिला देने से ना ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, सही हो जाता। तो बाहर से फटाक से 20-25 रुपया का केक नहीं आता है, पैकेट में रहता है, 10-20 रुपया का आता होगा, 20 रुपये का। हाँ, वो ले आया और फटाक से उसको दिया और पानी दिया पीने के लिए, वो नारियल पानी। तो नारियल पानी पी ली और केक जब आया ना तो कह रही है कि बड़ा वाला केक वहां मंगा दीजिए ना। हमको फोन किया वहां से, सर ऐसा ऐसा बात है, बड़ वाला केक मंगा दीजिए। समझ में गया? हमारे पास बोले यहाँ पे, हम का मंगा दो, मंगा दिया, मंगैला के बाद बिल घर भेज दिया। भाई ये यूज थोड़ी है, मिस यूज है। तो उसे पूछे कै पाउंड का चाहिए, एकदम पसंदीदा मंगा दिए, दे भी दिए, नारियल पानी का पैसा नहीं जोड़ाया, हॉस्पिटल का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यहाँ पे उसमें पूरा बकायदा जो इनवाइस गया था ना, मेडिकल फ्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जो ले आने ले जाने में हो गया उसका कोचिंग उठा ली खर्चा, दवा इंजेक्शन में जो लगा उसका कोचिंग उठा ली, नारियल पानी इन तन में कोचिंग उठा ली, 20 रुपया केकवा का भी उठा लिए। ये जो आपकी सुपुत्री है 1.5 पाउंड का जो केक मांगी है, इसका आप दे दीजिए यहाँ पे। तुम पता हमारे पास आओगे ना, कोई दिक्कत बबनी? अब इसको सुबह सुबह दिक्कत हुआ था ना। बताइए, कोहरी की बड़ का गोल का केकवा ले आ दीजिए हम। ये सब का जिम्मेदार ये लड़कवा है, सब यही मन बढ़ाया है सब। हाँ, अब रात के बचल रोटी सुबेरे भूज के खाने वाले इंसान को तुम लोग सुबह शाम शाम ले जाके चराने ले जाओगे तो क्या होगा? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। फिक्स कॉस्ट आप समझिए, एक चीज होता है स्थिर लागत, समझ गया? फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया। एक होता है रियल कॉस्ट। क्या होता है? रियल। ये चारों से क्वेश्चन जब भी आएगा ना, इन्हीं 4 लागत से आएगा और किसी से नहीं आएगा। सीमांत लागत समझ आ रहा है? मिनिमम लागत क्या लगेगा? अगर सीमांत लागत से कम लगाएंगे कोई चीज चालू होगा नहीं। अवसर लागत कभी भी होता है तो दूसरी चीज को लगाने के लिए होता है। न्यू यूनिट, जब भी हम कोई नई इकाई लगाते हैं, न्यू यूनिट। देखिए, यूनिट सब तब प्रयोग किया जाता है ना जब आपके पास पते नहीं है कि दुकान किस चीज का। जैसे समोसे की दुकान, तो न्यू दुकान खोला है कि रेस्टोरेंट खोला है कि होटल खोला है कि नया जमीन लिया है कि क्या किया, पते नहीं है, तो सीधे क्या लिख दीजिए? यूनिट, इकाई। मतलब जिसका नहीं पता रहता वो क्या है? हाँ, इकाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप? तो जब भी नया चीज खोलना होगा तो अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, मेन
सबसे बेहतर ये सारा चीज लगता है इसको कम से कम रखना चाहिए। देखिए आपकी स्थिर लागत को कम कर लेना चाहिए, परिवर्ती लागत आप कम ही नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज कीजिए आपके दुकान से किसी चीज की बिक्री बढ़ गई तो आप उसे कैसे कम कर सकते हैं, परिवर्ती लागत चेंज नहीं होता है। मेनली आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को कम से कम रखना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट को कम से। खेती में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यूरिया का रेट बहुत ज्यादा, फास्फोरस, डीएपी, पोटास सबका रेट ज्यादा, डीजल महंगा हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो गया, तो खेती लॉस क्यों होते जा रहा है, उसका फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, और प्राइस उसी रेट पे, प्राइस पे कोई दिक्कत कमी नहीं है। अब देखते हैं रियल कॉस्ट, इसके बाद कौन सा कॉस्ट है भाऊ, 5वें नंबर पे कौन सा है, मूल लागत। मूल लागत अंग्रेजी में कहते हैं रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट। देखिए ये कॉस्ट दिखता ही नहीं है, ये क्या है, नहीं दिखता है, इसे हम अदृश्य कॉस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, अदृश्य, ये दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, ये या तो हम अपने शरीर से मेहनत किए रहते हैं, शरीर से मेहनत किए होते हैं, या फिर अपना ब्रेन लगाए होते हैं। क्या लगाए होते हैं, ब्रेन लगाए होते हैं, उसी को क्या कहते हैं। या अगर ब्रेन भी नहीं लगाए हैं, शरीर भी नहीं लगाए हैं, तो अपना टाइम लगाए हैं, तो इन्हीं सबको क्या कहेंगे, स्थिर लागत, सॉरी बहुल लागत। जैसे अगर हम किसी सामान को 10 रुपए में खरीदेंगे और उसी को 10 रुपए में बेच देंगे, तो इसमें देखिए सीमांत लागत निकल गया, अवसर लागत निकल गया, स्थिर लागत निकल गया, परिवर्ती लागत निकल गया, फिर भी इसे हम घाटा में कहते हैं। रीजन क्या है कि 10 रुपया में खरीदेंगे और 10 रुपया में बेचेंगे, इस दौरान हमारा शारीरिक श्रम हुआ होगा, मानसिक तनाव हुआ होगा भाई बेचने मानसिक रूप से, और हमारा टाइम गया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेम प्राइस पे खरीद के सेम प्राइस पे बेच देंगे तो भी आपका घाटा लगेगा। जबकि घाटा का पहला परिभाषा है कि यदि आपके सभी लागत निकल गए हैं तो आप घाटा में नहीं है। तो सेम प्राइस में खरीद के सेम प्राइस में बेचेंगे तो सभी प्रकार के लागत तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मूल लागत नहीं निकाल पाएंगे, मूल लागत नहीं निकाल, तो किस में चला जाएगा, घाटा में। मैथ में अक्सर इस टाइप के सवाल आते हैं कि नहीं आते। सेम खरीद के सेम बेच देंगे, घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल घाटा लगेगा। आप कोई दिक्कत, तो लागत समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। मूल्य तो पढ़ा दिए, मूल्य नहीं पढ़ाए जी, मूल्य तो पिछले ही चैप्टर में पढ़ा दिए। मांग, मांग, मूल्य नहीं, मांग पढ़ा दिए ना, मांग पढ़ा दिए। मांग जो होता है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मूल्य के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फंक्शन होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन कहने का मतलब प्राइस बढ़ाएंगे मांग घट जाएगा, प्राइस कम करेंगे मांग बढ़, यानी इससे ये चेंज होगा लेकिन इससे ये चेंज नहीं होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, निगेटिव फंक्शन है। फंक्शन में ना दोनों ओर से काम नहीं करेगा, इधर से एक के ओर से काम करेगा। यहाँ पे आप किसी चीज का खूब ज्यादा डिमांड बढ़ाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उसका प्राइस बढ़े। प्राइस इस बात पे डिपेंड करेगा उसका स्टॉक है या नहीं। जैसे हम सब का आलू का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, आलू का मांग ज्यादा है, लेकिन आलू के प्राइस पे चेंजिंग नहीं होता क्योंकि उसकी सप्लाई क्या है, चालू है। सप्लाई क्या है, चालू। तो ये सोच रहा है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर देगा, इस पे। समानुपाती या ऋणात्मक फलन। अब हम लोग को देखना है वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार, गिफन वस्तु, गुड्स, ये सब चीजों के कल क्लास करेंगे। क्या करेंगे?